सर आज बजट पेश हो रहा है और आज बजट में सबसे अच्छा और सबसे बुरा चीज़ क्या होने वाला है ये बताइए। ये तो वहाँ आपने सटीक सवाल पूछ दिया कि अच्छा क्या होने वाला है, बुरा क्या होने वाला है। देश के लोगों को उम्मीदें हैं, हालांकि ये अंतरिम बजट है, बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए आपकी इस बजट से, लेकिन फिर भी उम्मीदें हैं कि कुछ महिलाओं के लिए हो, कुछ बेरोजगारों की बात हो, कुछ किसानों की बात हो, कुछ व्यापारी वर्ग की बात हो, कुछ सहूलियतें मिले, कुछ टैक्स में छूट मिले। तो लोग एक उम्मीद से तो देख रहे हैं, क्योंकि सरकार ये दावा कर रही है कि बिना वापसी सरकार की है, तो वो भी चाहेगी कि कुछ ऐसा बजट बनाए या दिखाए लोगों के बीच में कि एक उम्मीद की किरण लगी रहे और दोबारा बिना वापसी के रास्ते पर उससे कुछ सकें। तो सरकार मुझे लगता है कि इस बात का भी ख्याल रखेगी इस अंतरिम बजट में कि लोग नाराज़ ना हों। सर लोग नाराज़ नहीं हो, लोग के लिए तो बहुत सारा योजना मोदी सरकार ने लाया है, लेकिन अभी सबसे बड़ी जो बात हो रही है, जो हमारे देश में जो गरीब महिला है, जो गांव में बसता है, लोगों को बोला कि चूल्हे पर बंद करा दिया, गैस वहाँ तक है। ये जैसे झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया या मेरा बिहार हो गया, अभी ऐसे गांव है हमारे पास, हम गांव से जुड़ा हुआ इंसान है, वहाँ तक अभी तक कनेक्शन नहीं पहुँचा है और वहाँ तक बिजली भी नहीं पहुँचा है और वहाँ तक आपको पानी भी नहीं पहुँचा है, लेकिन सरकार तो वादा कर रहा है कि पहुँच गया। जैसे मैं बांका ज़िला से हूँ, मेरे बांका ज़िला में चांदन प्रखंड में एक जगह है कनौदी गांव, और कनौदी गांव के बगल में ही है एक सोलखोडी गांव बोला जाता है, वहाँ अभी तक कुछ पहुँचा नहीं है। तो मैं कैसे मानूँ कि सब कुछ पहुँच गया है? और अब तो सरकार भी वहाँ मिली जुली बन गया नीतीश और मोदी की सरकार का। देखिए, सरकार की दावेदारी है कि सबसे निचले स्तर पे या निचले पायदान पे जो लोग खड़े हैं उसकी स्थिति बेहतर हो, उनकी शिक्षा बेहतर हो, स्वास्थ्य बेहतर हो, सुरक्षा बेहतर हो। लेकिन सरकार काम तो कर ही रही है, लेकिन लोक लुभावन जो काम है उस पर ज़्यादा फोकस कर रही है ताकि उससे वोटों में उसको तब्दील में किया जा सके। लेकिन मेरा मानना यह है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे सुदूरवर्ती हैं जहाँ पे विकास की वो रफ्तार नहीं पहुँच पाई है, वो रफ्तार पहुँचनी चाहिए। जिस जगह की आप बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पे वो आखिरी छोर जिसको कहा जाता है, उस आखिरी छोर तक अभी यदि रोशनी की किरण नहीं पहुंच पा रही है, जिसको लाभ मिलना चाहिए उसे लाभ नहीं मिल पा रहा है। हालांकि अक्सर लोग ये आरोप लगाते हैं और मुझे लगता है कि कुछ हद तक सही भी है कि सरकार के आने के बाद में अमीर और अमीर हुए हैं और गरीब हुए हैं। तो ये नीति जो है, ये मुझे लगता है कि सरकारें तो इससे बननी आसान हो जाती है, जो सरकार है वो अपने आप को मजबूत भी कर लेती है, लेकिन राजनीति जब आप करते हैं तो उन गरीबों के लिए ही राजनीति करते हैं जो सबसे निचले पायदान पे हैं। आप उनके सुख सुविधा साधन संपन्नता के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो बातें करना और उन बातों पर अमल करना और कोई उसमें से निकल के आए और आपसे बात करे। जब देश के प्रधानमंत्री जी बात करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग उनसे जब इंगित होते हैं तो बहुत खुश होते हैं। वो तमाम जैसे लगता है कि स्क्रीन में राम राज्य की जो परिकल्पना होती है वो दिखाई देती है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अचानक कोई व्यक्ति आए और वो आपसे अपनी बात कहे और उस बात में वो खुशी झलके। देश के प्रधानमंत्री से मिलना और तमाम उन बड़े लोगों से मिलना और अपनी बात रखना, वो प्री प्लानिंग होता है। उसमें से चयन किया जाता है कि कौन बात करेगा, कैसे बात करेगा, बात करने की शैली क्या होगी। वैसे लोगों से जब आप बात करते हैं, जब गांव में जाते हैं, जो अपनी पीड़ा आपके सामने निष्पक्ष रूप से रख पाते हैं, बगैर डर के रख पाते हैं, तो आपको उसकी हकीकत पता चलती है। जब आप गाँव में जाते हैं तो आज भी स्थिति बहुत जगहों पर बहुत बदतर स्थिति में है, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो। और जो सरकार बदलने की बात आप कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में खास करके यदि बिहार की जनता की बात कर लें तो बिहार की जनता बहुत ज़्यादा नाराज़ के साथ है। वो इस सरकार के साथ भी नाराज़ इसलिए है कि जिस मुखिया को आप भ्रष्टाचार, जिस मुखिया को आप नकारा और निकम्मा बताते थे सूबे के मुख्यमंत्री को, उस मुख्यमंत्री को स्थापित करने के लिए आपने पूरी ऊर्जा लगा दी है। आपने मतलब ये कि नकारेपन को आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो दोनों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मुझे लगता है कि लोगों ने सोचा था या एक उम्मीद की किरण दिख रही थी कि बीजेपी यदि आएगी तो अपने तरीके से काम करेगी, यदि उसे लग रहा है कि ये काम नहीं कर पा रही है सरकार, लेकिन उसी भ्रष्टाचार निकम्मे और उसी तरह के पार्टी को या उसी तरह के मुखिया को कंटिन्यू कर रही है, तो अब सारे आरोप इस पर ट्रांसफर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरे इस मामले में बिहार के इस अदला बदली वाले माहौल में आपको दिखेगा, कहीं सिद्धांत आपको नहीं दिखेगा, आपको कहीं चरित्र नहीं दिखेगा, नैतिकता की कोई बात नहीं दिखेगी। जो आदमी मर जाने की मिट जाने की कसम खाता था कि हम दोबारा उधर नहीं जाएंगे, और आदमी पाला बदलता हुआ दिख रहा है। जिसने दरवाजे बंद कर लिए थे पूरे, वो दरवाजे खोलते हुए दिखाई दे रहे थे। और जिसने साफा बांध लिया था कि जब तक कुर्सी से नहीं हटाएंगे, मुझे लगता है कि उसके सर का साफा यदि वही किसी दिन मुख्यमंत्री ही अपने हाथों से न खोल दे उसके सर का साफा,
तो ये इसमें कहीं कोई नैतिकता सिद्धांत कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, केवल और केवल कुर्सी की राजनीति और सत्ता की लोग। तो सर चुनाव आ रहा है, अभी लोकसभा के सामने आ गया, तो इससे फ़र्क तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और लोग नाराज़ तो है। लेकिन सर झारखंड में जो ये शिबू सोरेन के बेटा हेमंत सोरेन को जो गिरफ्तारी हुआ है, ये इस टाइम कैसे आप देखते हैं, क्या मानते हैं, आपको पॉलिटिकली मानते हैं या सही में कुछ गलत है? या देखिए, हिंदुस्तान का जनमानस कहता है कि भ्रष्टाचार के साथ कोई नहीं जाना चाहेगा, भ्रष्टाचारियों के पक्ष में कोई बोलना नहीं चाहेगा। लेकिन भ्रष्टाचारियों को पकड़ने और उनको जेल में डालने या उनको सजा देने के नाम पे यदि आप विपक्षी पार्टियों को प्रताड़ित करें तो निश्चित रूप से सवाल तो पैदा होंगे। भारतीय जनता पार्टी के काम करने की जो शैली है वो हमेशा से संदिग्ध रही है। कई ऐसे भ्रष्टाचारी जिनके ऊपर उन्होंने आंदोलन तक छेड़ दिया कि नहीं, इन भ्रष्टाचारियों को जेल में होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री उंगली उठा के कहते हैं कि ये 70,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचारी आदमी है और 3 दिन के बाद में वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनता है, उन्हीं पार्टी के सहयोग के साथ, उन्हीं के पार्टी में बनता है। तो इससे गरिमा खराब होती है, इससे साख खराब होती है। आप जब पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जब निकाल के देखेंगे तो कई ऐसे नेता मिल जाएंगे आपको। इसमें से हेमंत सोरेन तो आज जा रहे हैं, वो भी यदि झुक जाते, यदि टूट जाते तो वो भी आज बेहतर तरीके से होते और वो भी शायद उनकी भी सरकार नहीं जाती और किसी और को मुख्यमंत्री बनाने की नौबत नहीं आती। आप हेमंत बिश्व शर्मा की बात कर लीजिए, महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, राणे की बात कर लीजिए, पवार की बात कर लीजिए, कई ऐसे लंबी फहरिस्त हैं जिन लोगों को भ्रष्टाचारी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया और उसको जेल में भेजने की बात की। आज न केवल वो भारतीय जनता पार्टी में है, मंत्री के पद पे हैं, मैंने कहा कि कई तो उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री तक बने हैं। तो ये जो तरीका दिखाई देता है, इससे लोगों के मन में संदेह होता है कि आप विपक्षी पार्टियों को डरा के धमका के अपने पार्टी को पाले में लाने के लिए ये सारा कदम रचते हैं और उनको कमतर आंकने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद सर। जी शुक्रिया।